डियर स्टूडेंट्स, आपको होपफुली ये तो पता होगा कि इक्वेशन क्या होती है और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, और डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर किसको कहते हैं, सेकंड ऑर्डर किसको कहते हैं, ये क्या चीजें होती हैं। अच्छा, सर पढ़ी तो हुई है, अगर थोड़ा रिकैप दे दें तो वो सही हो जाएगा। मेरी जान परेशान ना हूं, इजी हो जाए। तसल्ली करेंगे। स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। यस सर। डिफरेंशियल की स्पेलिंग क्या होती है? सर DISS। और है डिफरेंशियल, IAL। ठीक हो गया है ना? ओके जी सर। डियर स्टूडेंट्स, जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, सादा इक्वेशन क्या होती है, मतलब एक सिंपल इक्वेशन हम किसको कहते हैं, सिंपल इक्वेशन क्या होती है और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ये क्यों होती हैं, ये क्या है, ये मैं भी एक चीज लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ जनाबे वाली एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये कौन सी इक्वेशन है? एनीवन? सर क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि इसकी पावर 2 तक है, ठीक है। अच्छा चले सर इक्वल 0 रखेंगे ना? चले वो ठीक है, आप रखे x3 प्लस 3x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9, ये कौन सी है? सर क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। क्यूबिक क्या लें भाई इसको? x प्लस 3 ये क्या है? सर लीनियर इक्वेशन। चले जी इसको लीनियर क्या लेते हैं। यार वर्क सही क्यों नहीं कर रहा, बोर्ड मजेदार क्यों नहीं लिख रहा। अच्छा ये क्या है, ये क्या इक्वेशन? डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल है। बेसिकली ये सारी तीनों की तीनों है अलजेब्रिक इक्वेशन, इनको कहते हैं अलजेब्रिक इक्वेशंस। और ये दोनों को हम कहते हैं नॉन लीनियर भी कह सकते हैं, जिसमें पावर 1 से ज्यादा आ जाए ना उसको नॉन लीनियर भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन असल जो नॉन लीनियर का वो डिफरेंशियल इक्वेशन में कॉन्सेप्ट है, इधर इनको यहाँ पे नॉन लीनियर रादर बल्कि यहाँ पे डिफाइन करना इसको ज्यादा बेहतर है भी नहीं है, कहने को कह सकते हैं आप। ये अलजेब्रिक है जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है, और जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। चलें एक और इक्वेशन लिखता हूँ। dy स्क्वायर ओवर dx स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 4, ये क्या है? सर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। ये फर्स्ट ऑर्डर थी, ये सेकंड ऑर्डर है। डियर स्टूडेंट, जो dy ओवर dx है ना, ये इसमें पावर 1 थी, इसके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसी तरीके से थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव dy क्यूब हो जाएगा। तो ये बेसिकली इस तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे सिलेबस में
पहले 2 लेक्चर जो हैं आपके वो फर्स्ट ऑर्डर पे होंगे, अगले 2 लेक्चर्स हायर ऑर्डर पे। हायर ऑर्डर में सेकंड ऑर्डर भी हो सकती है और सेकंड ऑर्डर से ज्यादा थर्ड ऑर्डर भी हो सकती है। 2 लेक्चर उस पे है। अच्छा चलें एक और चीज लिखता हूँ आपके सामने। डियर स्टूडेंट्स, dy over dx is equal to x square y, ये कौन सी इक्वेशन है? फर्स्ट ऑर्डर हो गया ना। चलें फर्स्ट ऑर्डर हो गई। ओके फर्स्ट ऑर्डर हो गई। चलें dy over dx is equal to 2x plus 3y, ये कौन सी इक्वेशन है? प्लस 4, ये क्या आपको क्या लग रही है? ये भी फर्स्ट ऑर्डर ही है। ये दोनों इक्वेशन है ना, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है ना दोनों। सर हम फर्स्ट ऑर्डर ऐसे देखते हैं ना सर, dy और dx के साथ कौन सी पावर है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। हाँ 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 फर्स्ट ऑर्डर है। अच्छा तीसरे नंबर पे देखें, dy over dx is equal to y over x minus y cube over x cube, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है। चौथे नंबर पे देखें, dy over dx is equal to 2x plus 3y plus 4 divided by 5x plus 7y plus 10, ये कौन सी इक्वेशन है? ये भी फर्स्ट ऑर्डर है। अच्छा पांचवें नंबर पे dy over dx 2x plus 3y plus 4 4x plus 6y plus 8, ये भी फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है। ये भी फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है। फिर अगर हम देखें dy over dx is equal to x3 plus 4x square plus 2 divided by x square plus 9x, ये भी फर्स्ट ऑर्डर। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई भी कर दे बेशक, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2 dx, ये माइनस हो जाएगा जब मल्टीप्लाई होकर लेफ्ट साइड पे आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x dy इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी इक्वेशन को लिख सकते हैं, ये भी हमारी फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा ये भी फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है। इसके बाद अगर हम देखें मजीद और देखें पास, ये इक्वेशन बनती है dy over dx प्लस x square y is equal to 2x। एनीवन को बताएगा ये कौन सी इक्वेशन है? ये फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर है। एक और इक्वेशन बताता हूँ, dy over dx प्लस x into y is equal to x क्यूब y की पावर 3, ये क्या है? ये भी फर्स्ट ऑर्डर है। ये भी हाँ बोले क्या? कोई बच्चा बोलने लगा था, आगे से खामोश हो गया, आई डोंट नो व्हाई। मेरा आंसर पहले दे दिया था, आई गेस मदीहा ने, दैट्स व्हाई।
अच्छा, एक ये भी क्वेश्चन आती है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 4, ये भी फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है। डियर स्टूडेंट्स, अभी आपके सामने जो इक्वेशन 9 लिखी है, इनमें से 2 पेपर में आएंगी इंशाल्लाह इस तरह की। देयर आर, मैंने जो सामने आपको शो किया है, मैंने टाइप्स, देयर आर 9 डिफरेंट types of first order differential equation according to their structure, according to the variables and constant appearing in it, forms of differential equation। वैसे तो 8 है, 8 है, वैसे तो 8 फॉर्म है, 9 नहीं है, ये बेसिकली एक ही है, ठीक है, 8 फॉर्म है। इन 8 मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से लिखा गया है, उसकी बेसिस पे इन सब के स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस है। इन 8 फॉर्म को उसकी बेसिस पे डिफरेंट स्ट्रक्चर की होने की बेस पे इसको सॉल्व करने का तरीका डिफरेंट है, क्योंकि कोई एक जेनेरिक तरीका तो है जिससे हर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, वो तो है, लेकिन जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि सबसे सिंपलेस्ट मेथड भी उन्होंने देखे, थोड़े से डिफिकल्ट कुछ इस तरीके से, तो उन्होंने ना डिफरेंट मेथड्स बना लिए। वैसे तो एक मेथड है बड़ा पावरफुल, उससे सारी तरह की जैसी मर्जी फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन आज सॉल्व हो जाती है। सॉल्व होने का मतलब होता है y की वैल्यू फाइंड करना, y का मतलब है डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट। dy ओवर dx है ना, तो डिपेंडेंट ऊपर वाला y हो गया, इंडिपेंडेंट नीचे वाला हो गया। तो सॉल्व करने की टेक्निक्स एक है जो हर तरह से हर इक्वेशन को सॉल्व कर लेगी, जो मर्जी आ जाए, जिस मर्जी फॉर्म में आ जाए, डजंट मैटर एट ऑल। लेकिन बजाय इसके कि हर इक्वेशन को उससे सॉल्व करें, वो डिफिकल्ट भी हो सकता है, प्रोसेस भी लेंथी हो सकता है, तो उन्होंने 8 डिफरेंट तरीके निकाले, 8 डिफरेंट तरीके निकाले कि ये 8 फॉर्म्स हैं, इस फॉर्म में अगर होगी इक्वेशन तो उसके लिए ये मेथड यूज कर ले, अगर इस फॉर्म में है तो ये मेथड यूज कर ले, अगर इस फॉर्म में है तो ये मेथड यूज कर ले। 8 डिफरेंट फॉर्म है और इन 8 के नाम है। अब मैं आपको नाम भी बता देता हूं। अगर तो इक्वेशन हो, अगर तो हमारे पास इक्वेशन हो इस फॉर्म में, सिंपल, ये क्या है बेसिकली, ये क्या था, dy ओवर dx इनटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, जेनेरिक फॉर्म, ये एक्स वाई का फंक्शन है ना, एनीथिंग कुड बी अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अगर 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 इसको फंक्शन एक्स वाई को हम फंक्शन ऑफ एक्स सेपरेट और फंक्शन ऑफ वाई सेपरेट लिख सकते हैं, जैसे देखे ना, एक्स स्क्वायर सेपरेट हो गया, वाई सेपरेट हो गया, अगर इन दोनों को सेपरेट सेपरेट हो सकते हैं तो दिस इक्वेशन इज नोन एज सेपरेबल इक्वेशन। ये पहली इक्वेशन की फॉर्म है, इसको सॉल्व करने का अपना तरीका है। दूसरी फॉर्म, अगर dy और dx आपका ये जो फॉर्म बन रही है, ये इसको मैं अगर लिखूं जेनेरिक फॉर्म में, dy और dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ax प्लस by प्लस c, a b c आर द कांस्टेंट, मतलब x स्क्वायर की टर्म ना आए, सिंपल x आए, प्लस y आए, x प्लस y, ये मल्टीप्लाई हूं, अगर ये x y होता तो ये ऊपर वाली फॉर्म बन जाती, ये इसमें मल्टीप्लिकेशन आएगी, डिवीजन आएगी, ये पहली फॉर्म में सेपरेबल में, इसमें एडिशन आएगी, सब्ट्रैक्शन आएगी, लेकिन x की पावर और y की पावर 1 होनी जरूरी है। तो जब इस फॉर्म में होगी तो इसको कहेंगे रिड्यूसेबल टू सेपरेबल फॉर्म, इसका नाम है रिड्यूसेबल टू सेपरेबल फॉर्म। इसको सॉल्व करने का अलग तरीका है। उस सॉरी
सर ये रिड्यूसिबल सेपरेबल फॉर्म जो है वो सेकंड इक्वेशन का नाम? हाँ जी, सेकंड का। अगर हम थर्ड को देखें तो थर्ड इक्वेशन का क्या फॉर्म बन रही है? अगर इसकी मैं जेनेरिक फॉर्म थर्ड इक्वेशन की लिखता हूं तो dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये बन क्या बन रहा है? फंक्शन ऑफ y ओवर x। y की बल्कि ये ऐसे लिखें, इस तरीके से ये दिस कि dy ओवर dx फंक्शन, मतलब ये जो फंक्शन है उसमें जो पावर y की है वही x की है, दैट्स इट। अगर y की 1 है तो x की भी 1 है, अगर y की 3 है तो x की भी 3 है। इसको कहते हैं होमोजेनियस इक्वेशन। अगर इस फॉर्म में आ जाए तो उसको सॉल्व करने का अलग तरीका है। अब उसके अलावा अगर अब आपके पास इक्वेशन का जो फंक्शन, असल में डिफरेंशियल इक्वेशन जो है कि फंक्शन है, फंक्शन चेंज हो रहा है आगे। अगर हमारे पास इसमें जो फंक्शन है उसकी फॉर्म ये देखें, ax प्लस बी। आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ये जो फंक्शन है इसमें अब देखिए ना, अब यहाँ पे आपने देखा था सिंपल ax प्लस बी वाई प्लस सी था, इधर a 1x प्लस बी 1y प्लस सी 1, और डिवाइड में भी आ रहा है a 2x प्लस a 2 b 2y प्लस c 2। ये देखिए, अगर इस फॉर्म में आ जाए तो इसको कहते हैं रिड्यूस तो आ रही है आवाज आपकी? आवाज आ रही है? सर कभी कभी डिस्कनेक्ट हो रही है सर। हाँ 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 हाँ, आई अंडरस्टैंड। अभी मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। अभी आ रही है ना ठीक? जी सर। जी। ओके, तो ये देखिए, ये जो फॉर्म है ऊपर देखा था तो सिंपल ये था ax प्लस बी वाई प्लस सी। यहाँ पे देखें, अगर ये डिवीजन a1x प्लस बी 1y प्लस सी 1 डिवाइडेड बाई a2x प्लस बी 2y प्लस सी 2 इस तरह से आ जाए तो इसको रिड्यूसेबल टू होमोजेनियस फॉर्म कहते हैं। तरीका क्या है? जब रिड्यूसेबल टू सेपरेबल था ना दूसरी इक्वेशन, उसमें जो तरीका इसको सॉल्व करने का वही इधर यूज होगा, लेकिन पहले थोड़ी सी गेम करेंगे, उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। होमोजेनियस का तरीका सीखेंगे, जो होमोजेनियस के तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ना, ये इक्वेशन रिड्यूसेबल टू होमोजेनियस है ना, फोर्थ वन। तो पहले थोड़े से स्टेप करके सब हम उसको होमोजेनियस की फॉर्म में बना लेंगे, फिर वही तीसरे वाला तरीका लगा के उसको सॉल्व कर लेंगे। ये 4 तरीके आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं। 5वां भी यही है। ये जो तरीका है ये जेनेरिक है, ऊपर है नीचे है, इसमें कुछ भी लिख दें, ये कुछ भी आ जाए, डजंट मैटर। जी सर ये जो फॉर्मूले आपने बताई है तो इसमें ax प्लस bx प्लस cx, तो नीचे फिर नीचे जो है वो a की 2x b की 2, मतलब वहां पे 2 आना चाहिए, मतलब पावर होनी चाहिए। पावर नहीं है, उसका नाम a2 लिखा है कि कोएफिशिएंट ये और ये सेम ना हो, इसलिए लिखा है a1 और a2 लिखा है, पावर नहीं है ये। अच्छा, ये जो है इसमें ऊपर भी जो मर्जी हो नीचे जो मर्जी हो, डजंट मैटर एट ऑल, इसको एग्जैक्ट इक्वेशन कहते हैं। मतलब कोई भी इक्वेशन हो उसको इस पैटर्न पे सॉल्व कर सकते हैं। इसका क्या फॉर्मेट होगा? इसका क्या है? ये फॉर्मेट है, ये mxy है, इसको हम mxy कह देते हैं, ये dx के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको nxy कह देते हैं, जो मर्जी हो जाए, डजंट मैटर। अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये इसकी अगर जेनेरिक फॉर्म देखें तो ये p ऑफ x y इंटू क्यू ऑफ x, ये लीनियर इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन है। इसका अपना मेथड एक छोटा सा सॉल्व कर सकते हैं, इसको एग्जैक्ट से इसको भी कर सकते हैं, एग्जैक्ट को तो हर एक से कर सकते हैं। ये जो है ये dy ओवर dx प्लस p ऑफ x, मतलब ये x है ना, ये p ऑफ x है ना, इंटू y इज इक्वल टू q ऑफ x में ये है ना, इधर q ऑफ x ये था, इंटू y की पावर n, तो y की पावर n इसमें n3 है,
ये बर्नौली इक्वेशन है। नहीं, आपने क्या लिखा? dy by dx plus p into xy equal to, ये q है ये हाँ, g है? क्यों? ये बर्नौली इक्वेशन है, इसको हम लीनियर बनाते हैं फिर सॉल्व करते हैं, क्योंकि लीनियर में इसमें इधर y नहीं आता इधर y आता, सिर्फ ये फर्क है। और ये जो इक्वेशन है इसको रिकाती कहते हैं। मैंने आपको अपना लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले, बजाय इसके कि पहली टेक्निक पढ़ाना शुरू कर दूं, आई वांटेड टू गिव अ ग्लिम्प्स ऑफ होल द सिलेबस। ये है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की 8 तरीके। इन 8 में से आप पास पेपर देख सकते हैं, इनमें से 2 सवाल 10-10 नंबर के पेपर में आएंगे। अप्लाइड मैथ में पेपर में सवाल आते हैं टोटल 5, नो एमसीक्यूज, एमसीक्यूज पेपर में नहीं आते। 5 सवालों में से हर सवाल का 2-2 वो पार्ट्स बनाते हैं, पार्ट ए पार्ट बी 1 2। इट मीन्स अगर 5 सवाल आपने अटेम्प्ट करने हैं तो बेसिकली यू आर गोइंग टू सॉल्व 10 पार्ट्स, 10 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन के 2-2 पार्ट्स हैं। और जो एक क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर से आता है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर के 2 पार्ट्स आते हैं, चाहे एक वो लीनियर से दे दे, चाहे एग्जैक्ट से दे दे, बर्नौली से दे दे, रिकाती से दे दे, रिड्यूसिबल दे दे, होमोजेनियस दे दे, 2 देगा और उनको कहेगा सॉल्व करें फर्स्ट ऑर्डर में से। मतलब 20 नंबर इस पहले आज का लेक्चर और कल से कंप्लीट हो जाएंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के। इसी तरीके से हायर ऑर्डर को सॉल्व करने के टोटल 4 तरीके हैं, 4 या 5 कर ले मैक्सिमम। वो हम अगले वीक में 2 लेक्चर होंगे जिसमें वो करेंगे, उसमें से भी 2 सवाल पेपर में आएंगे और उसको भी टेक्निक एज इट इज उनमें से 2 आई होंगे, वो हमने सॉल्व करना होगा। ये तो है सारा ये केस लास्ट हमारा। इक्वेशन का क्या नाम बताया आपने? ये जो 9 नंबर पे लिखी है, ये क्या है? मेरे बच्चे ये सारी चीजें आपको बतानी है, अभी हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करना है। ये रिकाती नेम क्वेश्चन, रिकाती रिकाई। रिकाती। ओके सर। तो ये है हमारा ओवरऑल इसका प्रोसीजर। बहुत सिंपल चीजें हैं। बात यह है कि स्टेप बाय स्टेप आपने अंडरस्टैंड करनी है और आपको जो प्रैक्टिस के लिए काम दिया जाए वो करना है, चीजें ठीक हो जाएंगी। बाद दफा ऐसे होता है कि पेपर में वो कह देता है सिर्फ इक्वेशन लिख देता है, बताता नहीं है कि कौन सी टेक्निक से सॉल्व करना है। तो हर इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तो वो तरीका है कि वो स्पेसिफिक किस फॉर्म में है, और दूसरा एग्जैक्ट से आप कर सकते हैं उसको। एग्जैक्ट से तो हर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं ना, क्योंकि उसमें तो बाहर ही नहीं है, जिस तरह मर्जी तरह का फंक्शन आ जाए एग्जैक्ट से सॉल्व हो जाता है। एक तो एग्जैक्ट से, और एक उसकी एक स्पेशल फॉर्म इन 8 में से कोई होगी उससे। तो आपने अगर उसने मेंशन नहीं किया तो जिस मर्जी तरीके से करे। आपका काम यहाँ पे असल क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन में? असल काम टू रिकॉग्नाइज द फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको उसी इंस्टेंट पे इक्वेशन को देखते ही समझ आ जानी चाहिए कि इसकी कौन सी फॉर्म है। ये आपका पहला टास्क है कि फॉर्म को रिकॉग्नाइज करना। अगर वो हो गया, आगे सिंपल मेथड है यार, वो अभी हम कर लेंगे बड़ी जल्दी, इतना इजी है, देयर वुड बी नो एनी इशू। आप इसको मैनेज कर लेंगे, आपको समझ भी आ जाएगा सब कुछ, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो ओके। अब ऐसे है कि हम स्टार्ट करते हैं अभी आपका सेशन। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, जो पहली फॉर्म है वो है सेपरेबल इक्वेशन। तो हम सेपरेबल का देखते हैं। हम ऐसे करेंगे कि हर इक्वेशन को पकड़ के उसको पहले जेनेरिकली देखेंगे कैसे सॉल्व करना, फिर उसकी एक एग्जांपल लेके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक नंबर 1 है सेपरेबल इक्वेशन। और उसकी जो फॉर्म है वो ये है dy/dx। अगर हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में xy की फॉर्म में दी हुई है, xy की फॉर्म में इक्वेशन हमारे पास गिवन है, और अगर इक्वेशन 1 को हम फंक्शन को हम सेपरेट कर सकते हैं।
और सेपरेट तब भी कर सकते हैं जब इसके अंदर जो टर्म्स हैं वो आपस में या तो मल्टीप्लाई हो रही हो या डिवाइड हो रही हो। अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी तो हम उनको सेपरेट सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे पास इस तरीके से बन जाएगी। फंक्शन एक्स वाई को हम इस तरह से लिख लेंगे सेपरेट सेपरेट। अब एक्स और वाई को सेपरेट सेपरेट कर लें। ये डी वाई है तो ये एफ वाई को इधर ले जाए तो डिवाइडेड बाई एफ वाई हो जाएगा। ये डी एक्स, अब देखें डी एक्स और ये हमने सेपरेट सेपरेट कर लिए हैं। अब इसको इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेशन से ये डी वाई ओवर फंक्शन ऑफ वाई, इसकी इंटीग्रेशन, और ये फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। ये हमारा पहला टास्क है। इस तरीके से बड़े सिंपल वे में 2 मिनट का काम है, हम इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, इसमें अगर हम देखें कि मैं बुक चौधरी नवाज़ अली की जो आपको ऑलरेडी बताया हुआ वही फॉलो करूंगा और उधर से सारी एग्जांपल्स भी कराऊंगा और उधर से ही आपने इसका वो भी सॉल्व करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है। इसमें मैं सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ। ये बुक की एग्जांपल नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 2 आपने करना है इसके लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। चैप्टर 2 आपका है सिलेबस में, ठीक है। अच्छा, इसकी इक्वेशन ये देखें, डी वाई और डी एक्स लिख लिया इज इक्वल टू 8x क्यूब वाई स्क्वायर। अब देखें ना, इसमें x और y को सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं। इसको कलेक्टिवली आप फंक्शन ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं और इसी को आप फंक्शन x मल्टीप्लाई बाई फंक्शन y भी लिख सकते हैं। फंक्शन ऑफ x क्या है, 8x क्यूब, y क्या है, वाई स्क्वायर। तो इसको सेपरेट सेपरेट लिख लिया। इकट्ठा लिखना है तो इसको इकट्ठा भी लिख लें, एक ही बात है। तो आप इसको मतलब दोनों तरीके से लिख सकते हैं। आप सेपरेट कर ले वेरिएबल्स। ये क्या आ जाएगा, 1 ओवर वाई स्क्वायर डी वाई और 8x क्यूब डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसकी इंटीग्रेशन ले लें, 1 ओवर वाई स्क्वायर डी वाई 8x क्यूब डी एक्स। इंटीग्रेशन लेंगे, 1 ओवर वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या है, ये -1 ओवर वाई हो जाएगी। अच्छा, आपको इंटीग्रेशन आपने रिवाइज करनी है। कुछ मैंने सारे फार्मूलेज आपको सबमिट कर देता हूँ कि जो बेसिक इसके फार्मूलाज यूज होते हैं। इसकी इंटीग्रेशन 1 ओवर वाई हो जाएगी इज इक्वल टू, ये इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, 8x की 4 ओवर 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, आगे हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू -1 ओवर हमारे पास 2x की 4 प्लस c आ जाएगा। ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। दैट्स इट, इतना ही काम है। ये इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है आपके सामने, ठीक है, क्लियर। यस सर। तो ये सीधा सीधा सा काम है। अब मैं दूसरी फॉर्म पे आता हूँ। अगर मैं दूसरी फॉर्म पे देखूं तो ये हमने फॉर्म देखी है, ये थी डी वाई ओवर डी एक्स फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये फॉर्म थी। मैंने क्या कहा था कि अगर इस फॉर्म में आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिबल टू सेपरेबल। इस फॉर्म को हम कन्वर्ट कर सकते हैं ऊपर वाली फॉर्म में विद सम स्टेप्स। स्टेप्स क्या है, हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। टी, इस सारे को हम टी के इक्वल पुट कर देंगे। ax प्लस बी वाई प्लस सी को टी के इक्वल पुट करेंगे। ये यहां से हम सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करने के लिए, नाउ वी आर कन्वर्टिंग दिस फॉर्म इनटू सेपरेबल फॉर्म बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ वेरिएबल। इसका डेरिवेटिव लेना आप, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लें तो ये डी टी और डी एक्स आ जाएगा। इसका लें तो ये सिंपल ए आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लें तो ये बी डी वाई और डी एक्स आ जाएगा। और सी का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो बेसिकली आपके पास ये ए प्लस बी डी वाई ओवर डी एक्स ये आ जाए, ठीक है। अब आपने करना ये है कि जो डी वाई ओवर डी एक्स है ना, इसकी वैल्यू फाइंड कर लें इधर से। तो इसके लिए ए के दूसरी तरफ ले जाए, डी वाई और डी एक्स, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर ये लिखता हूँ, ये बी लिख लिया।
एक दूसरी तरफ ले गए डी टी ओवर डी एक्स माइनस ए। अब बी को बी दूसरी तरफ ले गए क्योंकि हमने वैल्यू फाइंड करनी है डी वाई और डी एक्स की, तो ये 1/b हो जाएगा डी टी ओवर डी एक्स माइनस ए। तो बेसिकली क्या किया है कि हमने डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली है। इस इक्वेशन में एक ये वेरिएबल था, उसकी जगह हमने टी पुट कर देना है जो हमने सपोज कर लिया है, और दूसरा हमने डी वाई और डी एक्स की वैल्यू भी फाइंड कर ली है इन द फॉर्म ऑफ डी टी ओवर डी एक्स। बेसिकली वी आर कन्वर्टिंग वाई इनटू टी। अब वैल्यू पुट कर ले, डी वाई और डी एक्स की जगह ये लिख दें, तो ऊपर वाली इक्वेशन में अगर आप पुट करें तो डी वाई और डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड पे थी, उसकी जगह मैं ये लिख दिया 1/b डी टी ओवर डी एक्स माइनस ए, और उसकी राइट साइड पे क्या था, फंक्शन ऑफ टी। फंक्शन ऑफ ये था तो इसकी जगह फंक्शन ऑफ टी आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन बनी। अब आप इसमें अगर देखें तो ये फंक्शन ऑफ टी है, और इसको अब सिंप्लीफाई करें तो डी टी ओवर डी एक्स माइनस ए, तो बी इधर जाके बी एफ ऑफ टी बन जाएगा, बी एफ ऑफ टी बन जाएगा, और ए को भी आप उधर ले जाएं, डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बी एफ ऑफ टी प्लस ए। मुझे कोई बताएं इस पूरे साइड पे सिर्फ एक ही वेरिएबल नहीं है टी, ऐसा है या नहीं है? जी सर। ए और बी तो कांस्टेंट है ना, देयर इज ओनली वन वेरिएबल टी। तो क्या मतलब है, तो इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल है, दो, टी और एक्स। एक्स इधर है ही नहीं है, तो इसका क्या मतलब है, फंक्शन ऑफ टी और फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स 1 है और ये टी है, ये सारा फंक्शन ऑफ टी है, ऐसा ही है। हेलो जी जी सर, थोड़ा रिपीट कर दे काइंडली ये लास्ट पॉइंट। हाँ, तो इसमें ये है कि मैं यही कह रहा हूँ कि ये सिर्फ फंक्शन ऑफ टी रह गया, बस यही कह रहा हूँ। तो ये सेपरेबल बन गया है, ये फंक्शन ऑफ टी या सिंपल फंक्शन ऑफ एक्स है ही कोई नहीं है, क्योंकि ए बी तो कोएफिशिएंट कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है। तो अब सेपरेट कर ले वेरिएबल, तो आप डी या इस सारी को नीचे ले आए, बी फंक्शन ऑफ टी प्लस ए, और डी एक्स को इस साइड पे ले जाए, बस। अब इनको इंटीग्रेशन कर ले, बस आगे वो सेपरेबल की तरह आप इनको इंटीग्रेशन कर ले। सर हाँ सर, आप अगर सेकंड स्टेप में जाएं तो आपने y की जगह डी वाई ओवर डी एक्स कैसे पुट किए है? कहाँ पे? सर थोड़े से और ऊपर। जी कहाँ पे? सर थोड़े से और ऊपर। सर ये जो आपने फर्स्ट पे लिखे है ना, ये f इक्वल्स टू ax प्लस by प्लस c। सर ये क्यों लिखा है? फिर उसमें जी नहीं, उसमें आपने फिर वैल्यू पुट की है, लेकिन b की जगह फिर आपने मतलब y की जगह फिर उसकी वैल्यू क्यों पुट कर दी है, मतलब dy ओवर dx। नहीं समझ आई क्या पूछ रही है? सर वो डिफरेंशिएट का पूछ रही है, वो आपने डिफरेंशिएट किया है ना डी टी इक्वेशन में। हाँ, इस स्टेप से हमने इसको डिफरेंशिएट किया है ना। सवाल दोबारा पूछ ले। ओके ठीक है सर, क्लियर हो। डिफरेंशिएट किया इसको, अच्छा। तो ये अब एग्जांपल करते हैं तो आपका जो है वो क्लैरिटी सही हो जाएगी 100%। एग्जांपल नंबर करनी है हमें, इधर कर लेते हैं 3। एग्जाम्पल नंबर 3 ये है जी हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस वाई प्लस 1 की पावर 2। अगर आप देखें तो ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बन रहा है, ठीक है। इसकी पावर 2 आ गई है इस तरह से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, ये वही फॉर्म में सेकंड बन रही। t इज इक्वल टू 4x माइनस वाई प्लस 1 कर लिया, इसका डेरिवेटिव ले लिया डी टी ओवर डी एक्स, 4 माइनस डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 0। अब हमने डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है बेसिकली,
तो इसको इस साइड पे ले जाएंगे तो ये डी वाई ओवर डी एक्स रह जाएगा, और इस साइड पे अगर आएंगे तो ये 4 माइनस डी टी ओवर डी एक्स आ जाएगा। अब जो मेन इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू, तो लेफ्ट हैंड साइड पे डी वाई ओवर डी एक्स है ऊपर, ये इसकी जगह हमारे पास ये आ जाएगा 4 माइनस डी टी ओवर डी एक्स। राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा टी स्केयर, राइट साइड पे टी की पावर 2 आ जाएगी, टी स्केयर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब अगर हम इसको देखें तो डी टी एफ दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये 4 माइनस टी स्केयर आ जाएगा, और इस साइड पे डी टी ओवर डी एक्स। अब आप ये इक्वेशन देखें, डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस टी स्केयर। ये सेपरेबल फॉर्म है नहीं है, सेपरेट कर लें। डी टी इसको नीचे ले आए 4 माइनस टी स्केयर, दूसरी साइड पे सिंपल डी एक्स है, इंटीग्रेट कर लें डी टी ओवर 4 माइनस टी स्केयर डी एक्स। अब देखें ना, ये इंटीग्रेशन के रूल्स हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। अब इसमें हम यहाँ पे ना पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, इसके इंटीग्रेशन के लिए पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन अगर करें तो आपको, चले मैं ये भी रिवाइज करवा देता हूँ इधर ही पार्शियल फ्रैक्शन को। तो ये बेसिकली इसके क्या बनेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, अगर मैं ये 1/4 माइनस टी स्केयर की पार्शियल फ्रैक्शन करें तो ये क्या बनेगा, ये हम क्या इसको लिखेंगे, ए ओवर, इसके दो बन जाते हैं ना, टी माइनस 2, या इसको 2 माइनस टी करें और बी ओवर 2 प्लस टी। अब ए बी की वैल्यूज फाइंड कर लें तो ये आपके पास हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस टी स्केयर इज इक्वल टू ए 2 प्लस टी प्लस बी 2 माइनस टी। अब आप इसको t को -2 पुट कर ले तो 4 माइनस ये 4 आ जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, और ये b, सॉरी ये नहीं, इधर तो ये 1 आना था, सॉरी, तो ये b4, तो b की वैल्यू आ गई 1/4। फिर t इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको आती हैं चीज़ें ये सारी, सिर्फ आपको क्या, अब t इज इक्वल टू 2 पुट करें तो ये 4 आ गया प्लस ये 0 आ गया, तो a की वैल्यू भी 1/4 और b की भी 1/4। तो हम इसको बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 माइनस टी स्केयर, 4 माइनस टी स्केयर को हम लिख सकते हैं 1/4 2 माइनस टी प्लस 1/4 2 प्लस टी। ये क्लियर हो गया या नहीं, ये समझ है ना पार्शियल फ्रैक्शन की? सर वैसे क्लियर है, थोड़ा ऊपर इसमें एक थोड़ी चीज मिस हो गई सर। क्या सर जब उसको रेसिप्रोकल करने के बाद सर, इसको ना आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, ये बहुत सिंपल है, आपको आता भी है, सिर्फ इसको देख लीजिएगा, 3-4 केसेस के होते हैं, तो उसके लिए इसको क्या क्या करते हैं ना, ठीक है। तो ये हमने जो वैसे रेसिप्रोकल जो किया अपनी, इसका यही है 1 इज इक्वल टू ये 1 आ गया, और बाकी इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो गया, ये ऐसे हो गया, तो इस तरीके से किया इसको, ठीक है। सर इसमें ये आपने T2 जो पुट किया है, हाँ तो फिर वो जारी बात है, ये दो थे ना, 2 प्लस टी था तो 2 माइनस टी था, तो टी को एक दफा -2 पुट कर दिया, एक दफा टी को +2 पुट कर दिया। अच्छा ठीक है सर। 0 करने के लिए एक टर्म ना, अच्छा तो ये लिख लिया। तो अब आप इसको उसी तरीके से लिख ले, ये हमारे पास इक्वेशन जो मेन बन रही थी वो यही थी, 1/4 2 माइनस टी प्लस 1/4 2 प्लस टी डी टी, ये इक्वेशन थी, इज इक्वल टू वो डी एक्स था सिंपल। अब आप इसकी इंटीग्रेशन ले लें, ये जो टर्म्स है इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी 1/4, और इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी नेचुरल लॉग, हमारे पास आ जाएगी, ये माइनस के साथ है तो 2 माइनस टी और बाहर माइनस आ जाएगा। ये आपको पता कैसे आया, ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, एनीवन? सर x⁻−2। एनीवन एल्स? कांस्टेंट होता है सर।
इसकी इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग एक्स, ठीक है। 1/x की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ x। ये इसलिए होती है बेसिकली जो नीचे चीज है उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है। ये बेसिकली ऐसे है, फंक्शन ऑफ x है ना, उस कोई भी फंक्शन ऑफ x है उसका अगर ये ऊपर नोमिनेटर में डेरिवेटिव होना तो नीचे वाला फंक्शन ऑफ x का नेचुरल लॉग बन जाएगा इंटीग्रेशन जब लेंगे। ये असल फार्मूला है कि कोई भी चीज है, फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव है, ये डॉट डेरिवेटिव, इसके ऊपर उसका डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में हो और फंक्शन डिनोमिनेटर में हो और उसकी इंटीग्रेशन आप ले रहे हो तो वो जो भी नीचे फंक्शन हो उसको नेचुरल लॉग में लिख देते हैं। तो अब अगर देखें 1/x को, तो x है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आता है, तो ये ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसकी जब इंटीग्रेशन लेंगे तो वो नेचुरल लॉग x आ जाएगा। अब इस केस में है 1/2 माइनस टी dt। अब इसकी इंटीग्रेशन है, अब नीचे वाली इसका डेरिवेटिव लें तो 2 का डेरिवेटिव तो 0 आ गया, t का डेरिवेटिव माइनस टी का डेरिवेटिव -1, तो मतलब ऊपर -1 होना जरूरी था, तब हम नेचुरल लॉग ले सकते थे। तो इसलिए हमने -1 को से मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया, मतलब -1 इधर भी लिख दिया और इधर भी, तो ये आपस में कैंसिल आउट के 0 हो जाएंगे, तो हमने -1 बाहर भी लिख दिया। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, अब इसको हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग 2 - t। इज इट क्लियर? ये माइनस बाहर आ जाएगा ये वाला। जी जी सर। तो ये हमारे पास इसका ये आ गया, और ये सिंपल है, ये t का डेरिवेटिव पर 1 है तो ये बेसिकली 1/4 नेचुरल लॉग 2 + t, और इस साइड पे सिंपल 1 है तो इसका इंटीग्रेशन x आ जाएगी सिंपल, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन a। अच्छा, अब अगर हम इसको देखें एक्सप्रेशन को, तो जानबूझ के उसने लंबा कर दिया। अब जो नेचुरल लॉग होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि नेचुरल लॉग 2 हैं तो उनको आप अगर माइनस हो रहे हैं तो डिवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली नेचुरल लॉग ये 2 + t डिवाइडेड बाई 2 - t हो जाएगा। जो माइनस के साथ है वो नेचुरल लॉग में डिवाइड हो जाएगा, ये माइनस के साथ है ये डिवाइड हो जाएगा, ये प्लस में 1/4 तो कॉमन आ जाएगा। तो ये नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी होती है, तो ये हो गया। और प्लस अगर आप इसको देखें तो दूसरी साइड पे हमारे पास क्या बचा हुआ था, x + a, ये इतना ही था। अब आप क्या करें जी, आप सिंपल है, अब आपने सॉल्व कर चुके हुए हैं, बस सिंपलीफिकेशन, इसकी वजह से कोई मसला मिसाल नहीं बनने वाले कि ये नहीं स्टेप किया तो क्या हो गया, ये नहीं किया तो, लेकिन ये आके चले अच्छा कर लें। तो अब आप इसमें सिंपल हमारे पास 4 को दूसरी साइड पे ले जाए, नेचुरल लॉग 2 + t 2 - t 4x + 4a। अब इसकी पता ना, इसकी जब एक्सपोनेंशियल लेंगे e की पावर तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, 2 + t 2 - t e की पावर 4x + 4a। तो ये अब सिंपल 2 + ये कैंसिल हो जाएगा, 2 + t बच जाएगा, नीचे में 2 - t = e की पावर 4x + 4a। अच्छा, अब 2t इस साइड पर रह गया, इधर 2 - t आ गया, तो ये था बेसिकली e की पावर 4x e की पावर 4a। अब इसको बहुत फास्ट चल रहे हैं। हाँ ये तो वाकई फास्ट चल रहा हूँ मेरे बच्चे। उसे ये वो हम नोट भी करते जा रहे हैं तो वो कुछ चीजें तो बिल्कुल भी स्किप हुई हुई हैं क्योंकि ये चीजें बिल्कुल भी ये रिवाइज नहीं की हुई थी। और बच्चे अब जी बोले, आप बोले एक दफा। जी सर, मैं नोट डाउन कर रही थी तो वो अब जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो शायद कुछ चीज़ों की समझ भी नहीं आ रही, इस वजह से शायद रिवाइज नहीं की हुई चीज़ें, इसलिए शायद श्योर। पता है क्या, आप ना इसको, आपके पास वीडियो लेक्चर कंप्लीटली आपके पास दोबारा आना है। आप अभी सिर्फ और सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करें बजाय इसके कि नोट करने की बजाय, क्योंकि लेक्चर तो आपके पास एज इट इज मौजूद होना है। आप नोट कर ले अगर नोट कर सकते हैं। ये बच्चे छोटे छोटे स्टेप्स हैं आगे पीछे, क्योंकि ये मेन पार्ट ऑफ क्वेश्चन नहीं है। मेन पार्ट था सब्स्टिट्यूशन से आपने डिफरेंशिएट करके उनको, ये सिंप्लीफिकेशन है। तो इसको मैं जल्दी जल्दी सिर्फ एग्जाम्पल बुक में एज इट इज हुई हुई है सिर्फ आपके सामने करके आपके सामने आ जाए कि इस तरह से हुआ हुआ है। तो ये कोई मतलब इस पे ज्यादा फोकस नहीं मैं कर पा रहा, क्योंकि इसको मैंने कहा जल्दी जल्दी सॉल्व कर देता हूँ। असल जो आपका कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इक्वेशन को रिकॉग्नाइज करना, एंड आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग द इक्वेशन
आप उस पे वो रूल अप्लाई करके उसको सॉल्व कर सके। ये आगे सारी सिंप्लीफिकेशन है, इक्वेशन हैज बीन ऑलरेडी सॉल्व्ड। तो इसको फिर मैं जल्दी जल्दी के साथ उस एंगल से कर रहा हूँ। लेकिन मुझे आप बताएं आपको कहाँ तक समझ आई है, कहाँ से नहीं आई, बताएं। सर सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने कराई थी ना, वो उसमें मैं क्योंकि मैंने डेरिवेशन ये चीज़ें बिल्कुल भी रिवाइज नहीं की हुई थी, तो अभी मुझे समझ आ रही थी कि ये डेरिवेशन जो होता है कांस्टेंट का 0 होता है, दूसरे का मतलब ये वेरिएबल का 1 होता है, इस तरीके से करके अब मुझे चीज़ें वो बिल्कुल दोबारा माइंड में आना शुरू हो गई हैं कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे हैं। अभी नेचुरल लॉग का मुझे समझ लग गई थी, मुझे उसका पता था 1/x का नेचुरल लॉग होता है। उसके बाद अभी जो ये लास्ट वाले स्टेप आपने किए ना, इसकी मुझे समझ नहीं लग रही थी। ये जो आपने सर नीचे करते थे ये ई के ऊपर, ये जो आपने ये वाला सर e की पावर 4x प्लस नहीं ये तो सर इस सारे की हमने एक्सपोनेंशियल ले ली है ना, e की पावर में दोनों तरफ e, तो e की पावर नेचुरली कैंसिल आउट हो जाते हैं। पता क्या, अब जो भी आपका कॉन्सेप्ट बीच में हिट होगा ना, तो ऑब्वियसली अगर आपके माइंड में एकदम सवाल उठेगा यार ये क्या हो गया, लेकिन जब आराम से आप देखेंगे ना, रिवाइज आप चीजें एक दफा दोबारा देखेंगे जाके, तो आपको बिल्कुल ये मजे से और बड़ी आसानी से हर चीज आपके माइंड में बैठ जाएगी। ये एक्सपोनेंशियल पावर लिया नेचुरल लॉ को खत्म करने के लिए, कि एक्सपोनेंशियल और नेचुरल लॉ आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो इसलिए इसको लिया है। तो फिर दोनों तरफ से ई लेना पड़ेगा। समझ आई? ये सर समझ आ गई है। मैं जी आगे देखिए कि 2 + t 2 - t इज इक्वल टू, अब ये आ जाएगा। अब इसको, अब इसकी पावर में प्लस है तो इसको एक्सपोनेंशियल का रूल है, अब ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये e की पावर 4 है, कांस्टेंट है, इसको हम c दोबारा कह सकते हैं, फिर कह सकते हैं, तो इसको मैं c e की पावर 4x लिख सकता हूँ। अब हमारे पास क्या है, बस t की जो हमने सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट में की हुई थी वो दोबारा कर दें। t की वैल्यू हमने क्या रखी हुई थी, 4x + y, 4x - y + 1 ये, और 2 इधर t की वैल्यू क्या थी, 4x - y + 1 ये आ गया, इंटू c e की पावर 4x। ये इक्वेशन आ गया, एंड पे x और y में सोल्यूशन आ गया हमारे पास। ये हमने सॉल्व कर, जारी बात है, ये एक फंक्शन इस तरीके से बनाया हुआ था कि पार्शियल फ्रैक्शन आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। मेथड तो सिंपल है, असल में तो मेथड ये इतना ही है, बेसिकली तो सेपरेबल का ये सवाल सारा सॉल्व हुआ है। असल तो मेथड सिर्फ यही था, सब्स्टिट्यूशन से जब टी में बना दिया, सवाल तो इतना था। जब आपने इस फॉर्म में ले आए तो इसके बाद तो सवाल वो और हो गया, ये सेपरेबल वाला बन गया। डियर स्टूडेंट्स, ऑल ओके? इफ यू हैव एनी इशू मुझे बताएं। समझ आया, कोई नहीं आया? सर आ गया, इसको थोड़ा जूम सर? आउट कर दें। जी जी सर एक्चुअली जो सेकंड ईयर में है ना डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के चैप्टर, ये हम कर ले कंप्लीट ताकि हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, एक हफ्ते में 2 लेक्चर आपके रखे जाएंगे, 7 दिन हफ्ते में होते हैं। आपको मैं डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के फार्मूलाज बता देता हूं। बच्चे अगर वो नहीं आपको आते, इन माय ओपिनियन, अगर आप उसमें कोई बड़ा मसला है आपको आते ही नहीं है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन सीधे सीधे फार्मूले हैं, उनको रिवाइज आप करें साथ। और आप आज आपकी क्लास एंड होती है, आप बाकी सारी टेक्निक तो अंडरस्टैंड करें ना, कि इसमें ये है, इसकी फॉर्म ये है, वो तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आप शाम को बैठे, मैं आपको भी लेक्चर के बाद भी सेंड कर देता हूँ, जो इंटीग्रेशन और डेरिवेशन तो है ज़्यादा यूज़ नहीं होती, इंटीग्रेशन ही सिर्फ यूज़ होती है, तो वो आपको मैं सेंड कर देता हूँ, उनको रिवाइज करें साथ साथ और मिक्सअप करके इनको चलाएं, क्योंकि आपके पहले 4 वीक, पहले 2 वीक में ये कंप्लीट हो जानी है। इस वीक में 2 लेक्चर है और अगले वीक में भी 2 लेक्चर है इसके। तो आप आज रात को जाके रिवाइज करें, कल करें, परसों करें, अगले मतलब आपके पास काफी टाइम होगा रिवाइज करने का, ठीक है? यस सर। सर मुझे ओके सर। आपको ना, हो जाएगी। हाँ, आपको ना परेशान नहीं होना। इंटीग्रेशन अगर कोई सामने लग रहा है कि यार ये मुझे तो पता ही नहीं चला क्या हो गया, तो क्या हो गया भाई? आपको इस लेक्चर का एजेंडा है कि आपको इक्वेशन को रिकॉग्नाइज कर सके, और रिकॉग्नाइज करने के बाद आप उसको, उसका मेथड को फॉलो कर सके, सॉल्व कैसे करना है। आगे जो इंटीग्रेशन के पार्ट पे अगर इशू आता भी है तो इट्स नॉर्मल कि नहीं आता यार, रिवाइज नहीं किया,
तो उसको आप आराम से जब देख लेंगे उस स्टेप की आपको समझ आ जाएगी। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है अगर इंटीग्रेशन में आपको अभी कहीं किसी पॉइंट पे कोई मसला हो रहा है। इज इट क्लियर? यस सर। आपको परेशान होना चाहिए अगर मेथड नहीं समझ आ रहा, इक्वेशन की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही कि ये कौन सा ये आप सर ये तो नहीं, ये मैं समझ नहीं आ रही कि ये कौन सी इक्वेशन है। मैं जब उसकी फॉर्म बता रहा हूँ अगर फॉर्म माइंड में नहीं समझ आ रही, उसको सॉल्व किस तरीके से करना है वो समझ में नहीं आ रहा। इंटीग्रेशन का जो एक स्टेप है अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो कोई बड़ी बात नहीं अगर यहाँ पे अभी परेशानी हो रही है, तो आप उसको जब रिवाइज करेंगे तो इजीली आपकी सारी चीजें फिंगर टिप्स पे आ जाएगी। ठीक है? यस सर। तो इसलिए बी पॉजिटिव, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ऐसा है कि अभी हम 5 मिनट की ब्रेक लेंगे। 1:06 हो गए, 1:11 पे दोबारा शुरू करेंगे और दो आगे वाला जो काम है वो उसके बाद हम करते हैं। ठीक है? ओके सर ये मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, अभी तक आपने वहीं तक कराया, कोई नेक्स्ट एग्जांपल तो नहीं कराई? नहीं बच्चे सैंपल करवाई है ना, एक हम रिड्यूसिबल टू होमोजेन सेपरेबल यस और सिंपल सेपरेबल। ठीक है? यस यस यस। हम 1:11 पे मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगा दोबारा। ओके, 5 मिनट आप ब्रेक कर लें। ओके, क्योंकि ब्रेक के बगैर ना वो जरूरी होती है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यस सर। ओके, कंटिन्यू करें। सर कंटिन्यू करने से पहले जो आपने बिल्कुल लास्ट स्टेप किया ना इस क्वेश्चन में, वो बता देंगे वहाँ क्या किया था आपने। कौन सा स्टेप? ये वाला। ये बच्चे टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी, तो ऊपर टी को हमने सपोज किया था ना 4x माइनस वाई प्लस 1, उसकी जगह टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड पे, क्योंकि असल सवाल में तो x और y ही है ना, वो तो हमने अपनी आसानी के लिए उसकी सब्स्टिट्यूशन टी में ले गए थे, एंड पे तो हमने y और x में ले दिया। ठीक है सर। डियर स्टूडेंट्स, जो तीसरी फॉर्म है अगर हम उसको देखें तो वो है होमोजीनियस। डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल। इसको अगर हम देखें तो ये है dy ओवर dx, ये जो फॉर्म हमने पढ़ी थी, y ओवर x के हर जो फंक्शन की टर्म है, फंक्शन की, वो y ओवर y n कह लें x n, जो y की पावर हो वही x की पावर उस टर्म में होनी चाहिए। मैं मिसाल इधर ही दे देता हूँ कि अगर ये dy ओवर dx है इज इक्वल टू, ये देखें y ओवर x, जो पहले भी एग्जांपल दिया y 3 ओवर x 3, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी y की पावर 1 है, इधर भी 1 है। एक और मिसाल देता हूँ, dy ओवर dx, ये देखें y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, प्लस टर्म जितनी मर्जी हूँ, आप y4 x4 कह सकते हैं, जो मर्जी हो। तो ये हमारे पास होमोजेनियस का की फॉर्म आती है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है? डियर सर स्टूडेंट्स, इसके साथ कोई कांस्टेंट भी तो आ सकता है ना, मतलब अगर कांस्टेंट आ जाए, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि +4 आ जाता है, तो ये y की पावर 0 है और x की पावर 0 है, ठीक है। ओके सर। अच्छा, इसको सब्स्टिट्यूशन, इसको कैसे डील करते हैं? डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन, हम y ओवर x को u से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, y ओवर x को u से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, या फिर आप इसको y इज इक्वल टू यू एक्स भी कह सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास बन जाता है। तो अब आप इसको कर देते हैं, अभी हम देखते हैं इसको। अब आप ये जो आपके पास आ गया सब्स्टिट्यूशन जो है, ये जो सब्स्टिट्यूशन है y इज इक्वल टू यू एक्स, इसका डेरिवेटिव लें, ये dy विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx, इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास dy ओवर dx इक्वल आ गया है u प्लस x du ओवर dx। तो बेसिकली हुआ ये है कि dy ओवर dx की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया है, जो मेन इक्वेशन में इसकी क्या आनी चाहिए ये आपने देख ली, तो इसकी जगह ये पुट कर दें, तो ये आ जाएगा u प्लस x du ओवर dx। उसकी जो दूसरी साइड है, उस साइड में आपके पास क्या है, y ओवर x है, तो y ओवर x की जगह हम फंक्शन y ओवर x था ना, उसकी जगह y ओवर x की जगह u लिख दिया, तो ये बन गया। अब ये हमारे पास इक्वेशन जो बन गई है, ये u और x में बन गई है, सिंपल, इसमें और तो कोई मंतक है ही नहीं है। अब दोनों को सेपरेट कर लें, वेरिएबल्स को, वही सेपरेबल बन जाएगी दोबारा। अब आप u को उस साइड पे ले जाएं, x du dx इज इक्वल टू fu माइनस u हो जाएगा। अब सर जो आप आपने लेफ्ट साइड पे की ना, वो तो समझ आ गया। जो राइट साइड पे की है, तो वो आपने जो मतलब स्टार्ट में सपोज किया राइट था सब्स्टिट्यूट राइट कर साइड पे ये जो था ना, सब। जी जी।
जो सब्स्टिट्यूट करने के लिए आपने सपोज किया था u इक्वल्स टू x ओवर y, तो आपने वो यहाँ पर पुट किया f ऑफ u। वही पुट y और x की जगह वो u पुट कर दिया ना, y और x की जगह। ये y और x जो था फंक्शन के अंदर y और x आ रहा है ना, उसकी जगह u पुट कर दिया। ओके। अब वेरिएबल को सेपरेट कर लिया। अब आप ये du इसको u को इस तरफ ले आए, f u माइनस u, ये इधर जाएंगे तो आपके पास ये dx आ जाएगा ओवर x। ये देखें आप x और u सेपरेट हैं दोनों वेरिएबल्स, ये सेपरेबल इक्वेशन बन गई है। इसकी इंटीग्रेशन ले लें, ये बस सॉल्व हो जाएगी। सिंपल इसका मेथड है। इंटीग्रेशन लेने के बाद हम ऑब्वियसली फिर u की बजाय दोबारा y और x पुट कर देंगे, क्योंकि हमारी असल फॉर्म तो y और x है ना, तो हम वो दोबारा। अब हम एग्जांपल इसकी कर लेते हैं अभी, इससे क्लैरिटी भी हो जाएगी, समझ भी आ जाएगी कि ये जीनियस किस तरह से काम करती है। सर ये जो आपने अभी स्टेप किया जो मैंने पूछा भी था, तो उसमें आपने साथ लास्ट में माइनस u भी एंटर कर दिया। ये बच्चे बेसिकली इसमें से ठीक है, आप उधर यहाँ से लेंगे। ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब एग्जांपल नंबर बुक में है 4। एग्जांपल नंबर है 4। अब एग्जांपल नंबर 4 को देखें तो हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो ये है, x dy ओवर dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ओवर x प्लस y। बताएं ये होमोजीनियस फॉर्म में है या नहीं? एनीवन? नो सर। एनीवन एल्स? ये सर वो x अपोजिट साइड पे है, वो x को दूसरी साइड पे ले ना, x को दूसरी साइड पे ले जाए तो होमोजीनियस ही बन जाएगी, डिवाइड हो जाएगा, इसके x स्क्वायर और इधर y ओवर x हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये देखिए होमोजीनियस बन गई है। यस सर, गॉट इट। अब इसमें आप सिंपल सब्स्टिट्यूशन करें, u इज इक्वल टू y ओवर x, ये आपने कर दी। इसकी आप सिंपल, ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू यू एक्स, इसका डेरिवेटिव लें, वही डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, और इज इक्वल टू यू प्लस एक्स डी यू ओवर डी एक्स, ये आ जाएगा आपके पास। ये वही इक्वेशन में, मेन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लें, u प्लस एक्स डी यू ओवर डी एक्स, और इसकी राइट साइड पे फंक्शन क्या था ये, तो इधर u स्क्वायर आ जाएगा ना, तो प्लस ये u आ जाएगा ना, इसकी जगह u स्क्वायर आ जाएगा ना। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। इसकी जगह u आ जाएगा, u स्क्वायर प्लस u। अब u को और बाकियों को सेपरेट कर रहे हैं, ये u और ये u तो कैंसिल वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। पीछे x डी यू और डी एक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर। अब बच्चों इसको सेपरेट कर लें, तो डी यू ओवर यू स्क्वायर डी एक्स ओवर एक्स। अब डियर स्टूडेंट्स इसकी सिंपल इंटीग्रेशन ले लें, इट्स वेरी सिंपल। ये अब सेपरेबल बन गई है ना, होमोजेनियस को भी एंड पे सेपरेबल ही बना के हम सॉल्व करते हैं, लेकिन इसकी सब्स्टिट्यूशन डिफरेंट है थोड़ी। अच्छा, इसकी जो इसकी इंटीग्रेशन लें, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, ये पावर रूल बेसिकली लगता है ना, ये u की पावर -2 हो जाता है डी यू, ये बेसिकली इस तरह से लिखते हैं ना, तो 1 ओवर x dx, तो पावर रूल होता है ना कि u -2 प्लस 1 एक दफ़ा करते हैं, फिर -2 प्लस 1, जो इसकी पावर में एक दफ़ा ऐड करते हैं, फिर डिवीजन में वो कांस्टेंट ले आते हैं। 1 ओवर x हमारे पास नेचुरल लॉग x आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये u की पावर -1 ओवर -1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x प्लस c। अब इसको आप -1 ओवर u भी लिख सकते हैं प्लस c, ये आपके पास आ जाता है। u को अगर आपने u की वैल्यू लिखनी हो, u को इस तरफ ले जाएं तो -1 ओवर नेचुरल लॉग x प्लस c। अब आप इसमें सिंपल u की वैल्यू पुट कर दें, u की वैल्यू क्या थी, y ओवर x इज इक्वल टू -1 ओवर नेचुरल लॉग x प्लस c। x को दूसरी तरफ ले जाएं, y इज इक्वल टू -x ओवर नेचुरल लॉग x प्लस c।
ये आपके पास सिंपल सोल्यूशन आ गया इसका। अब देखें एंड पे सोल्यूशन हमारे पास एक्स और वाई की फॉर्म में है, वो हमने एक्स और वाई की फॉर्म में सोल्यूशन निकाल लिया, सॉल्व भी कर ली इक्वेशन को होमोजेनियस इक्वेशन के तरीके से। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, एनीवन एल्स बताएं कोई मसला? नो सर क्लियर। सॉरी सर क्लियर। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये सिंपल। अब आज का जो हमारी आखिरी इक्वेशन रह गई है, जो चौथी हमने करनी थी, वो ये है कि ऐसी इक्वेशन जो हम रिड्यूस कर सकते हैं होमोजेनियस की फॉर्म में, और ऑब्वियसली जब होमोजेनियस में आ जाएगी फिर हम उसमें सब्स्टिट्यूशन करके उसको सेपरेबल में बना रहे हैं इस मेथड के मुताबिक। तो ये करेंगे, वो ये अभी हम मेथड देखते हैं। ये चौथा है इक्वेशन फॉर्म reducible to homogeneous differential equation। ये हमारी चौथी फॉर्म आ गई। इसकी फॉर्म क्या है हमने अभी देखी है थोड़ी देर पहले, dy over dx इज इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाय a2x प्लस b2y प्लस c2। अगर इस फॉर्म में a b और c कांस्टेंट्स हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2 कांस्टेंट है, x और y वेरिएबल है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आए, अगर इस तरह की इक्वेशन हमारे पास आ जाती है, तो सबसे पहले हमने ये चेक करना है केस इसका। इसके दो केस हैं, पहले तो केस 1 देखना है। इसका केस 1 ये है कि अगर a1 जो कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करें b2 से जो कि ये कोएफिशिएंट है, माइनस उससे करें a2 ये जो कोएफिशिएंट है, इससे मल्टीप्लाई करें b1, अगर तो ये 0 के इक्वल नहीं आता तो इसकी रूल, उसका तरीकाकार सॉल्व करने का, होमोजेनियस की फॉर्म में कन्वर्ट करने का एक तरीका है। अगर ये 0 के बराबर आ जाता है तो वो भी इसका एक डिफरेंट तरीका है। ये भी दोनों तरीके हम देखते हैं। अगर तो ये इसके बराबर आ जाता है डियर स्टूडेंट्स, अगर ये इसको हम करते हैं तो 0 के बराबर आ जाता है। अभी हम इसकी एग्जांपल भी करेंगे, 0 के बराबर आएगा, ठीक है। तो फिर इस केस में क्या करना है, हमने सब्स्टिट्यूशन जो करनी है, जो हमारी सब्स्टिट्यूशन होगी वो हो जाएगी कि हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जो स्मॉल x है ना, ये x और ये y, इसकी जगह हम कैपिटल X प्लस h पुट कर देंगे, और स्मॉल y की जगह पुट कर देंगे कैपिटल Y प्लस k। h और k कांस्टेंट है, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि ये इक्वल 0 के बराबर आ गए हैं, तो अब हम सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो थी dy over dx, तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये y था ना, y की बजाय क्या होगा, कैपिटल Y प्लस h। तो ऑब्वियसली ये h कांस्टेंट है तो ये इसका डेरिवेटिव तो 0 है, तो सिंपल मैं इसकी जगह कैपिटल Y लिख रहा हूँ यहाँ पे, dy, और इधर कैपिटल dx आ गया, इसकी जगह कैपिटल X आ गया। फर्स्ट स्टेप में लिखा रहने दें h और k। एच एफ के लिखा रहने दो। अच्छा जी सर, नीचे जाके खत्म कर दीजिए। अच्छा अच्छा, y प्लस के एक्स प्लस एच। अच्छा आगे देखें तो डियर स्टूडेंट्स, ये इस x की बजाय x प्लस एच, a1 कैपिटल X प्लस एच, b2 b1 कैपिटल Y प्लस के प्लस c1। इधर देखें a2 कैपिटल X प्लस एच, b2 कैपिटल Y प्लस के प्लस c2। डियर स्टूडेंट्स ये आ जाता है। अब आप इनको ना सिंपल, अब इधर मैं सिंपल कैपिटल ही लिख रहा हूँ dy over dx। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें a1 कैपिटल X प्लस a1 H प्लस b1 Y कैपिटल प्लस b1 K प्लस c1, a2 कैपिटल X
प्लस ए टू एच प्लस बी टू वाई कैपिटल वाई प्लस बी टू के प्लस सी टू। अब इसमें से डियर स्टूडेंट्स इफ वी एनालाइज हमें पता चलेगा कि ये तो कोएफिशिएंट है, एच भी कोएफिशिएंट था, ए वन भी कांस्टेंट है, दोनों ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इधर से ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट को सेपरेट कर लेते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए वन एक्स प्लस बी वन वाई और आगे हमारे पास क्या बचता है, ए वन एच प्लस बी वन के प्लस सी वन। इधर आ जाएगा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस ए टू एच बी टू के प्लस सी टू। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो अपना एजेंडा है वो ये है कि किसी तरीके से ये टर्म जीरो हो जाए। हमारा दिल है ये भी टर्म जीरो हो जाए, सिर्फ ये बच जाए, और ये जब बच जाएगा इसको आगे हम डील बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इनको जीरो करने का तरीका क्या है कि ए वन एच की तो वैल्यू क्या होनी है, ये तो हमने खुद से सब्स्टिट्यूट किया हुआ है ना, तो ये तो हम खुद डिसाइड करेंगे एच और के, तो हम इसको जीरो के इक्वल पुट कर लेते हैं, खुद से किया पुट जीरो के इक्वल, नीचे वाली इक्वेशन को भी जीरो के इक्वल पुट कर लिया। इससे हम सॉल्व करके एच और के निकाल लेंगे। एच और के की ऐसी वैल्यूज निकलेंगी जिससे ये टर्म भी जीरो हो जाएगी, ये टर्म भी जीरो हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? यस सर। अब मैं एच की वैल्यू आप इस तरीके से निकाल के तो वो आपकी जीरो जीरो हो जाएंगी। पीछे जो आपके पास इक्वेशन बचेगी डी वाई ओवर डी एक्स कैपिटल वाई कैपिटल एक्स ए वन एक्स प्लस बी वन वाई ए टू एक्स प्लस बी टू वाई, ये आपके पास इक्वेशन बच गई। डियर स्टूडेंट्स, इसी इक्वेशन को देखें तो ये बेसिकली होमोजेनियस हमने बना लिया है, डी वाई डी एक्स, एक्स से डिवाइड कर लेना, ए वन एक्स ओवर एक्स प्लस बी वन वाई ओवर एक्स, इसी तरीके से ए टू एक्स ओवर एक्स प्लस बी टू वाई ओवर एक्स। तो ये आपके पास बन जाता है डी वाई ओवर, ये कैपिटल है, एक्स इज इक्वल टू ए वन प्लस बी वन वाई ओवर एक्स ए टू प्लस बी टू वाई ओवर एक्स, ये बच जाता है हमारे पास। तो ये डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा देखें तो ये होमोजेनियस बन नहीं गई इसकी टर्म्स अगर देखें। सर ये जो ऊपर वाला स्टेप किया उसमें आपने खुद ही y को x को कट करने के लिए आपने खुद ही x से डिवाइड कर दिया, ऐसा ही है ना? x को कट करने के लिए x से डिवाइड कर दिया ना, पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाई x किया, इसको भी x से डिवाइड कर दिया, इसको भी x। ठीक है सर। तो इधर जितनी टर्म्स आ रही हैं, ये टर्म है, ये है, जितनी भी हैं ये सारी y और x, इसके साथ y जीरो है, x जीरो है, y की पावर जीरो है, x जीरो है, तो ये y और x की फॉर्म है, तो ये होमोजेनियस बन गई है। अब इसमें सब्स्टिट्यूट, अब होमोजेनियस को कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको पता है। इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या करनी है, u इज इक्वल टू y ओवर x, ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे। अब इसमें दूसरी सब्स्टिट्यूशन होने लगी है, या फिर इसको y इज इक्वल टू ux कह सकते हैं। अब इसका आप जब डेरिवेटिव लेंगे y इज इक्वल टू u ऑफ x का, तो ये dy ओवर dx u प्लस x du ओवर dx, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इक्वेशन में पुट करेंगे u प्लस x du ओवर dx, और इसकी राइट साइड पे क्या आया था, ये वाला। इस राइट साइड में जब ये आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, लास्ट स्टेप इस बचने लगी, ये जो अभी आपने आप हमारे पास आ जाती है ना वैल्यू y इक्वल टू ux, ठीक है, अभी इसका हमने डेरिवेटिव लेना ना। अब अपने एक y की अगेन सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं ना, ये सब्स्टिट्यूशन दोबारा ले रही, क्योंकि ये अब होमोजेनियस तो बन गई है ना, दिस इक्वेशन इज इन होमोजेनियस फॉर्म। तो होमोजेनियस इक्वेशन जब आ जाती है तो उसका तो हमने पिछले मेथड में रूल पढ़ लिया ना, क्या करते हैं उसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं ना सबसे पहले, u इज इक्वल टू y ओवर x, तो ये सब्स्टिट्यूशन कर ली।
y इज इक्वल टू ux कर लिया, इससे ये फॉर्म बना ली, इसका अब डेरिवेटिव ले लिया, ये डेरिवेटिव लिया हमने, प्रोडक्ट रूल यहां पे लगाया, ठीक है। यस अब dy और dx की इसमें इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट वैल्यू कर लें तो ये आ जाएगा dy और dx की जगह, और इस साइड पे ये है, इसमें u पुट कर दे, जिधर y और x है उधर u पुट कर दे, तो ये a1 प्लस b1u डिवाइडेड बाई a2 प्लस b2u, ये बन जाता है। अब इसमें देख लें कि अब होमोजेनियस इक्वेशन आ गई है। अब हमने सब्स्टिट्यूशन भी कर ली है, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद अब आप इनको सेपरेट कर सकते हैं, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लें। अब आप इस u को दूसरी तरफ ले जाए, तो ये a1 प्लस b1u माइनस u, ये जो सारी की सारी टर्म बन गई है, ये सारी u में ही है। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन किस तरह से आया हुआ, इसको एफ एफ यू मैं कह रहा हूँ, तो आपके पास बेसिकली x du और dx इज इक्वल टू एफ एफ यू आ गया। सेपरेट कर लें वेरिएबल्स को, du ओवर एफ एफ यू नीचे आ जाएगा, और इस साइड पे dx डिवाइडेड बाय x, इंटीग्रेशन ले लें, सॉल्व कर लें। इंटीग्रेशन लेके सॉल्व करने के बाद आप u की जगह पुट करेंगे y ओवर x, कैपिटल y ओवर x, फिर कैपिटल y की जगह आप पुट क्या करेंगे, स्मॉल y प्लस h, और इसकी जगह फिर बाद में क्या पुट करेंगे, ये नहीं इधर k और इधर स्मॉल x प्लस h, समझ आई? तो वो आपका ओरिजिनल सॉल्यूशन आ जाएगा। सर इंटीग्रेट के बाद थोड़ा रिपीट कर देंगे। बच्चे इंटीग्रेशन जब हो जाएगी तो हमारे पास सॉल्यूशन तो y और कैपिटल x में आ रहा है ना, u और कैपिटल x में आ रहा है ना। इंटीग्रेशन अभी हमारे पास वेरिएबल u और कैपिटल x में है ना। जी जी सर। लेकिन हमें जो पेपर में सवाल था, जो हमारा ओरिजिनल सवाल था, वो तो स्मॉल x और स्मॉल y में थे। जी सर। तो पहले तो u को खत्म करना है, u को खत्म करने के लिए जो अभी सब्स्टिट्यूशन किया कैपिटल y ओवर कैपिटल x, पहले तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे ना इक्वेशन में, u की जगह कैपिटल y ओवर कैपिटल x, फिर इसको कैपिटल y और कैपिटल x को भी तो खत्म करना है हमने तो स्मॉल x और स्मॉल y में इक्वेशन को, आंसर को लेके आना है, क्योंकि सवाल था एक स्मॉल x और स्मॉल y में। सर रिसब्स्टिट्यूशन करें सारी वैल्यूज की जो है, हाँ, मतलब जो पहले जो लेट्स फिर कैपिटल y की जगह y प्लस k लिखेंगे, स्मॉल y प्लस k, और कैपिटल x की जगह स्मॉल x प्लस h लिखेंगे। अब एग्जांपल करते हैं ना, आपके सामने सारी सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो क्लैरिटी और हो जाएगी, क्लैरिटी ना। डियर स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? रिकनेक्टिंग हो रहा है। एक मिनट, लेट मी सी। आवाज नहीं सही आ रही? सर आ रही है। कुछ हो रहा है इधर, एक मिनट, मैं मोबाइल पे कनेक्ट करता हूँ नेट, वाईफाई का। सबकी आवाज आ रही है। अच्छा, फिर किसी बच्चे ये का कुछ आ रहा है? सर जब कोई न्यू अटेंडी आता है तब आई गेस ये होता है। नहीं, ये तो कांस्टेंट आ रहा है, ये तो कांस्टेंट वॉइस है, आई डोंट नो व्हाई। तो जब नेट का कनेक्शन स्लो होता है तो ऐसा होता है। सर एक चीज पूछनी है। एक मिनट बच्चे, इसका मसला तो हल निकाल ले, ये क्या चल रहा है? आपको आवाज भी आ रही है, ये भी ड्रामा शुरू हो गया साथ, ये तो बड़ा टॉन्टिंग है। सर जूम पे रखे गए हैं, वहाँ पे ऐसे इशू नहीं आता। अब आ रही है आवाज? जी सर, हम तो आ रहा है। ओके जी, पूछे सवाल। सर मैंने ये कहना था कि जैसे अभी फॉर एग्जांपल मेरी ये चीज़ें जो है ना काफ़ी रिवाइज करने वाली बेसिक चीज़ें, तो ये हमें कहाँ से रिवाइज करनी चाहिए, इंटीग्रेशन, डेरिवेशन और मेजर चीज़ें जो हैं?
बताता हूँ आपको। मैं भी फार्मूलाज दूंगा, उन्हीं वही फार्मूलाज इंटीग्रेशन के यूज होंगे, उसके अलावा कोई नहीं यूज होगा किसी भी सवाल में, तो वो आप ले लें। और दूसरा ये है कि यही फार्मूलाज को देखें और उन्हीं को देख लें कैसे सॉल्व होता है, गूगल से एग्जांपल्स देख लें या फिजिक्स की बुक देख लें, उसमें से सॉल्व कर लें, तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। प्री मेडिकल थी तो इससे मुझे नो इशू, फार्मूला शीट में दे देते हो ना, गूगल से देख ले उसको सर्च करके ना, इंटीग्रेशन फार्मूलाज। जो मैं कहूँगा हर एक फार्मूलाज को देख ले, गूगल में देखने उसका सवाल निकल आएगा कोई ना कोई एग्जांपल, ठीक है। जी। अच्छा, इसकी एग्जांपल है जो हम करने लगे हैं, ये है एग्जांपल 5। क्वेश्चन है dy over dx इज इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 3 और 2x प्लस y माइनस 3, ये है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, अब ये सिंपल देखिए, हमारी वो फॉर्म बन गई है ऑलरेडी। इसमें सबसे पहले चेक करूंगा a1 b2 माइनस a2 b1 ये 0 के बराबर है या नहीं है। तो इसमें a1 क्या है, a1 की वैल्यू क्या है, ये 1, a2 की वैल्यू क्या है 2, b1 की वैल्यू क्या है 2, b2 की वैल्यू क्या है ये 1, c1 की वैल्यू क्या है -3, c2 की वैल्यू क्या है -3। तो a1 इंटू b2, a1 1, b2 1, 1 1, a2 क्या है 2, b1 क्या है 2 2। ये -3 आता, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है रूल तो यही लगेगा, लग गया रूल। अब आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, x इक्वल टू कैपिटल X प्लस एच, y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस एच। अब ये आपके पास एक्सप्रेशन बन गया d कैपिटल Y ओवर डी एक्स, और आपका ये जो था x प्लस 2y था, ये मैं x की जगह कैपिटल X प्लस एच आ गया, और y की 2y था 2 इंटू कैपिटल Y प्लस के माइनस 3 डिवाइडेड बाई ये आपके पास 2x था 2 इंटू एक्स प्लस एच प्लस वाई प्लस, ये y था y की जगह y प्लस के आ गया -3। इसको सिंप्लीफाई कर लें। अभी मैं इसके ना शॉर्ट स्टेप्स कर रहा हूँ क्योंकि पहले मैंने एक ही चीज़ बड़ी डिटेल में डिस्कस कर ली है। अब इसको हम सॉल्व करें तो x प्लस 2y आ जाएगा, और जो बाकी कोएफिशिएंट्स हैं वो h प्लस 2k प्लस 3 -3 बन जाएगा, और नीचे अगर देखें तो ये बन जाएगा 2x प्लस y, और आपके पास जो ये बन जाएगी आगे कोएफिशिएंट्स 2h प्लस k माइनस 3, ये हमारे पास बन जाता है। अब इधर से आप h और k की वैल्यूज ऐसी फाइंड करेंगे, h प्लस 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, h 2h प्लस k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इधर से आप h की वैल्यू 1 आ जाएगी, k की वैल्यू 1 आ जाएगी, जिससे ये 0 हो जाएगा। यहाँ तक तो बात खत्म होगी। आगे हमारे पास सिंपल dy ओवर dx इज इक्वल टू x प्लस हमारे पास तो इक्वेशन बच जाती है 2y, और डिवाइड में आ जाती है 2x प्लस वाई। ये तो h और k हमने 1 1 निकाल लिए, तो उससे तो वो आगे वाली सारी टर्म 0 होगी। अब इसको आप x से डिवाइड कर लें दोनों तरफ, d ओवर डी एक्स है तो ये 1 प्लस 2y ओवर x आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 प्लस y ओवर x। ये होमोजीनियस इक्वेशन बन गई है। अब होमोजीनियस इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करें, दोबारा सब्स्टिट्यूशन, नई सब्स्टिट्यूशन करें। नई जो सब्स्टिट्यूशन होगी वो हो जाएगी y ओवर x इज इक्वल टू यू, तो ये बेसिकली y इज इक्वल टू यू एक्स। तो इसका डेरिवेटिव आपको ऑलरेडी पता है, dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू यू प्लस एक्स डी यू ओवर डी एक्स। तो इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दें मेन इक्वेशन में, u प्लस एक्स डी यू ओवर डी एक्स। राइट साइड पे आपकी इक्वेशन बन रही है ये, तो ये 1 प्लस 2u हो जाएगा, इधर 2 प्लस u हो जाएगा, 1 प्लस 2u हो जाएगा, इधर 2 प्लस u हो जाएगा। अब इनको सेपरेट कर ले। अब इसमें हमारे पास इस u को दूसरी तरफ ले जाए सबसे पहले, तो ये आ जाएगा x डी यू ओवर डी एक्स 1 प्लस 2u डिवाइडेड बाई 2 प्लस u माइनस u, ये आ जाएगा। अब यहाँ से आप इसको
एलसीएम ले ले, 2 प्लस यू है तो ये 1 प्लस 2u है माइनस 2u माइनस यू स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ये पीछे जो बच जाएगा x डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस यू। ये आपके पास एक्सप्रेशन बन गई। ये अब u और x में है, अब इसमें इसको सेपरेट सेपरेट कर लें। जब इसको हम सेपरेट करेंगे तो इस साइड पे जब लेके आएंगे तो ये 2u ऊपर आ जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर इंटू डी यू, और दूसरी तरफ जाएगा तो ये डी एक्स ओवर एक्स, ये वेरिएबल सेपरेट हो गया, ये सेपरेबल इक्वेशन बन गया। तो इसको इंटीग्रेट कर लें। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी। इसकी दोबारा पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो इंटीग्रेशन होगी, वैसे नहीं होगी, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे आप। और अब इसकी मैं पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व नहीं कर रहा, इसकी डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहा हूँ। पार्शियल फ्रैक्शन में ये जो एक्सप्रेशन है, पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद ये जो बन जाएगा, ये बनेगा 1 ओवर 2 प्लस 1 प्लस यू और प्लस 3 ओवर 2, ये आ जाएगा 1 माइनस यू, ये आ जाएगा। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन हमने की है, ये डी यू, और दूसरी साइड पे डी एक्स ओवर एक्स आ गया। अब इसकी आप इंटीग्रेशन कर लें, सिंपल। अब इसकी इंटीग्रेशन ये हो जाएगी। इसने भी एग्जांपल में ना जानबूझ के पार्शियल फ्रैक्शन वाला डाल दिया, पेपर में इस तरह से नॉर्मली नहीं आते, सिंपल सिंपल सवाल आते हैं। लेकिन ऑब्वियसली पार्शियल फ्रैक्शन इज नॉट अ बिग डील, आपको करना भी चाहिए उसको। अच्छा, इसकी इंटीग्रेशन वही है, ये 1 प्लस यू है, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, यू का डेरिवेटिव 1 ही होना है, तो ऑब्वियसली इसका 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग 1 प्लस यू है। ये -1 है तो इसके लिए ऊपर माइनस का होना जरूरी है, इसलिए बाहर माइनस लग जाएगा, और ये 3/2 नेचुरल लॉग -1 माइनस यू, जो हमने पहले पिछले केस में भी ये चीज़ डिस्कस की है, इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स हमारे पास आ जाएगा। तो आगे सी है, तो सी का उसने जानबूझ के उसका भी नेचुरल लॉग सी लिख दिया है। मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि कांस्टेंट है, सिंपल कुछ है, तो आप सी की बजाय नेचुरल लॉग सी लिख लिए ताकि आगे ना कैलकुलेशन आसान हो जाए। हालांकि यहाँ तक सवाल आप कर चुके हैं, यहाँ पे यू को सब्स्टिट्यूट कर दे सवाल, ठीक है, अगर आप सिंप्लीफाई कर दे तो भी अच्छी बात है। तो यहाँ पे करने के बाद तो उसने क्या किया है कि इसको भी नेचुरल लॉग सी लिख दिया है, और अब इसने 2 कॉमन लेके ना इसको दूसरी तरफ ले गया, नेचुरल लॉग 1 प्लस यू -3 नेचुरल लॉग 1 माइनस यू, और इधर हमारे पास 2 नेचुरल लॉग एक्स प्लस 2 नेचुरल लॉग सी। सर आपकी आवाज कट रही है। आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है? ओके। इसमें नेचुरल लॉग का एक और रूल भी होता है कि नेचुरल लॉग का जो कोएफिशिएंट होता है ना, वो उसकी पावर में चला जाता है। नेचुरल लॉग का जो कोएफिशिएंट होता है वो उसकी पावर में चला जाता है, तो ये 1 ओवर यू की पावर 3 हो जाएगा, ये कोएफिशिएंट इसके इधर आ जाएगा, ये रूल है इसका। तो ये हमारे पास आ गया। तो इसी तरह नेचुरल लॉग एक्स की ये पावर में 2 आ जाएगा, और इसी तरह से नेचुरल लॉग सी की पावर में 2 आ जाएगा। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये नहीं भी करेंगे तो सवाल गलत नहीं है, ये एंड पे बस वो सिंपलीफाई मैं वो निकालना चाह रहा हूँ जो बुक वाले ने एग्जांपल के एंड पे निकाला है, तो वो सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ उसने जो जो स्टेप्स किए हैं। अदरवाइज ये नहीं भी आप इस तरह से हर चीज करते हैं तो इस डजंट मीन के सवाल आपका गलत हो गया। अच्छा, इसमें अब आप इसको, अब ये 2 नेचुरल लॉग माइनस हूँ तो वो बेसिकली हम उनको डिवाइड कर लेते हैं। नेचुरल लॉग 1 प्लस यू है, और डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस यू का क्यूब। इधर इस साइड पे आएंगे तो ये नेचुरल लॉग हमारे पास अगर ये ऐड हो रही हूँ तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आके वो कहते हैं जी आप u की जगह y ओवर x पुट कर दे, जो आपने सब्स्टिट्यूशन की हुई है। तो नेचुरल लॉग 1 प्लस वाई ओवर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई ओवर एक्स की होल पावर 3 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग y ओवर x की पावर 2 हमारे पास आ जाती है उसकी, क्योंकि सॉरी इधर तो u है ही नहीं है, इधर तो u है ही नहीं है, तो ये सिंपल इधर x स्क्वायर सी स्क्वायर ही रहेगा।
अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको हम फर्दर सिंपलीफाई कर लेते हैं। इधर फर्दर सिंपलीफाई करें तो अगर हम इधर इधर इसमें से एक्स कॉमन ले लें, बल्कि ये उसने एक स्टेप किया हुआ है वैसे इस पे, बल्कि मैं कहता हूँ इसको छोड़ दें यार, आप ये ना करें, परेशान नहीं होना इस पे। इधर ही आप छोड़ दें, इधर ही y की जगह कैपिटल Y और वो पुट कर दें, और कैपिटल Y की जगह y प्लस के पुट कर दें, x की जगह x प्लस h पुट कर दें, तो सवाल ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर सवाल तो इससे ऊपर भी ठीक हो जाता है, पहले भी छोड़ दें। लेकिन इसमें अगर जैसे उसने किया हुआ है, उसने यहाँ से क्या किया कि x को कॉमन ले लिया है, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया है उसने। ये बता दो कैसे उसने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया है। उसने इसमें से पहले तो उसने ये किया ना कि इसमें से एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई किया है। हाँ, ये देखें, उसने ऐसे किया कि ये जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है ना, इसमें एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई किया है, और नीचे मतलब ऐसे समझ लें, उसने ये किया है एक्स क्यूब ओवर एक्स क्यूब, उसने ये किया है एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। मैं इसको सेपरेट लिखता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। उसने ये किया इस स्टेप में, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, नेचुरल लॉग 1 प्लस वाई ओवर एक्स, और 1 माइनस सॉरी, यहाँ पे एक स्टेप है जो मैं बताना भूल गया हूँ। यहाँ पे ना इसकी एक्सपोनेंशियल लिया है, बल्कि मैं ये मिटा देता हूँ ताकि ना कन्फ्यूजन ना हो। इस स्टेप में एक चीज मैं स्किप कर गया हूँ, ये था इसका एक्सपोनेंशियल ले रहे हैं ना पूरे फंक्शन का, e की पावर नेचुरल लॉग 1 प्लस यू 1 माइनस यू का क्यूब इज इक्वल टू e की पावर नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये नेचुरल खत्म हो जाएंगे, सिंपल 1 प्लस यू रह जाएगा, नीचे 1 माइनस यू के क्यूब इज इक्वल टू ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसमें u की वैल्यू पुट कर ले, 1 ओवर वाई प्लस एक्स 1 माइनस वाई ओवर एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ पे फिर आप वो मल्टीप्लाई और डिवाइड करता है x के साथ, कि एक्स क्यूब और एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करता है। इसको डिवाइड करता है तो बेसिकली इसके अंदर जब जाएगा ये x, इस नीचे वाले एक्सप्रेशन को देखें, एक्स क्यूब माइनस वाई ओवर वाई एक्स क्यूब ओवर एक्स, ये बचता है। एक मिनट, यहाँ तक कर लिया। यहाँ पे आने के बाद एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया 1 ओवर वाई ओवर एक्स। बार बार कह रहा हूँ कि ये ना भी किया तो कोई इसमें मसला नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि बुक वाला आपको आंसर निकाल दूँ कि उन्होंने किस तरीके से किया हुआ है। ये 3 है पावर इसकी, और ये इज इक्वल टू है सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखें तो इसमें जो सिंपल एक एक्स है, ये x3 वैसे ही रखा, नीचे x2 भी वैसे ही रखा, एक x को अंदर ले गए, तो ये ऊपर वाले तो 1 प्लस वाई ओवर एक्स है डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ये वाई एक्स ओवर एक्स 3। तो ये हमारे पास x और x कैंसिल हो जाएगा। तो ये पीछे 2 था, ये 2 इसके साथ ये हमारे पास, यार ये स्टेप मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा यार, इस स्टेप को छोड़ दे फिलहाल। सर पावर होते हुए तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं अंदर। वो शॉर्टकट किया हुआ है ना स्टेप,
शॉर्टकट। अब इसी स्टेप में आप ये कर लें कि y की जगह आप पुट कर लें 1 प्लस y की जगह y प्लस h की वैल्यू 1, k की वैल्यू 1 निकली थी, और x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस y प्लस 1 ओवर x प्लस 1 की पावर 3 इज इक्वल टू c स्क्वायर x स्क्वायर। ये आपने आंसर निकाल लिया y और x की फॉर्म, दैट्स इट। कोई ज़रूरत नहीं सिंप्लीफिकेशन की, अगर नहीं होती तो। ये आपका सोल्यूशन निकल आया। हमने देखे सेपरेबल इक्वेशन के 4 सवाल सॉल्व कर लिए हैं, 4 एग्जांपल कर लिए हैं। आगे दूसरे तो एक स्टेप थे। अब आखिरी स्टेप है, आखिरी चीज़ है कि अगर हमारे पास उसकी इक्वेशन दूसरी हो जाती है, टाइम भी 8 मिनट ही रह गए, फिर क्लास एंड हो जानी है क्योंकि 2 घंटे की मैंने बनाई हुई है मीटिंग। दूसरा केस ये था कि अगर हम इसमें देखें, इसमें केस 2 ये था कि ये सिंपल है, दूसरा शॉर्ट है, a1 b2 माइनस a2 b1 अगर 0 के इक्वल आ जाए, अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है तो वो कहता है जी जब ये 0 के इक्वल आता है ना, तो ये बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि a1 और a2 की जो रेशो है वो इक्वल होती है b1 और b2 की रेशो के इक्वल। अब इस रेशो को कहते हैं कि आप 1 ओवर m कह दें इस रेशो को। तो इसलिए वो कहते हैं जी जो a2 की वैल्यू है वो जो m इंटू a1 के बराबर होती है, और b2 की वैल्यू जो है वो m इंटू b1 के इक्वल होती है। तो वो सिंपल ये कहते हैं कि जो आपकी इक्वेशन होती है ना dy ओवर dx, उसमें से जो आपके पास ऊपर a1 x प्लस b1 y प्लस c1 और नीचे a2 होता है ना, a2 x प्लस b2 y प्लस c2, तो वो कहते हैं कि इसकी जगह पे आप सिंपल ऊपर वाली तो इक्वेशन एज इट इज रहने दें, प्लस b1 y प्लस c1, नीचे a2 की जगह a1 m a1 x लिख दें, m a2 m b2 लिख दें, इसकी जगह पे b2 m b1 लिख दें, मतलब a2 की जगह m a1, b2 की जगह m b1 लिख दें प्लस c2। तो इसमें वो सिंपल वो ये कह रहे हैं कि dy और dx, इसमें से अब m अगर हम कॉमन ले लेते हैं ना, प्लस b1 y प्लस c1, और इधर से m अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो पीछे a1 x प्लस b1 y ये हमारे पास आ जाता है प्लस c1। तो ये कहते हैं, तो इसमें वो कह रहे हैं कि आप सिंपल इसमें सब्स्टिट्यूशन जो लेनी है वो u को आप कह देना a1x प्लस b1y। तो इस तरीके से वो कहते हैं करें तो सॉल्व हो जाएगा। इसकी हम एग्जांपल करते हैं कि कैसे करना है। इसकी एग्जांपल बहुत सिंपल है, पहले वाला जो था वो थोड़ा सा अजीब सा था। ये एग्जांपल लें, अगर हम ये एग्जांपल नंबर 6 है, dy ओवर dx इज इक्वल टू 3x प्लस 4y प्लस माइनस 2, और नीचे देखें तो 3x माइनस 4y माइनस 3, ये भी माइनस है, ये नीचे भी माइनस है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसको देखें तो ये तो सेम नहीं आ रहे 3x माइनस, तो अगर इसको मैं देखूं a1 और a2 को, a1 b2 माइनस a2 b1, वैल्यू देखूं तो a1 क्या है 3, b2 क्या है माइनस 4, माइनस a2 क्या है 3, b2 क्या है माइनस 4, तो ये 0 आ जाता है। ठीक है, ये 0 आ जाता है। अब हमने दूसरे नंबर पे क्या देखा, हमने क्या देखा कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, ये जो हमारे पास बनता है, इसकी जो a1 ओवर a2, जो मैं अभी आपको वो जो बता रहा था कि इसकी जो रेशो है a1 ओवर a2 की बराबर हो जाती है b1 ओवर b2 के। तो a1 क्या है 3, a2 क्या है 3, b1 क्या है माइनस 4, b2 क्या है माइनस 4, तो ये रेशो क्या है 1 ओवर 1। तो बेसिकली m की वैल्यू क्या है 1 ओवर 1, m की वैल्यू 1 है, मतलब ये दोनों सेम ही चीजें हैं। 3x माइनस 4 ऊपर है, इधर भी 3x माइनस 4 है। तो इसलिए यहाँ पे हमने सिंपल u को वैल्यू ले लिया 3x माइनस 4y, क्योंकि अगर आपने इसको एक स्टेप आगे जाना भी हो, चले मैं बल्कि वो स्टेप करता हूँ, बेशक वन नहीं है लेकिन फिर भी स्टेप करता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे था dy ओवर dx 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y, और हमारे पास माइनस 2 था, नीचे क्या है 3x माइनस 4y, और आगे हमारे पास आ जाता है माइनस 3। तो अगर नीचे वाली जो टर्म है उसमें मैं ये लिख दूं
इधर 1 कॉमन ले लो जी, 3x माइनस 4y माइनस 3, तो ये m1 है इसमें, ठीक है। तो अब इसमें आपने u पुट कर लें, सब्स्टिट्यूशन ही आपने यहाँ पे करनी है, सिंपल वही। आप इसमें डायरेक्ट u को सब्स्टिट्यूट कर दें, 3x, इसमें कैपिटल x और कैपिटल y नहीं होने, 3x माइनस 4y को सब्स्टिट्यूट कर दें, सिंपल, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो अब इसमें इसका आप डेरिवेटिव ले लें, सिंपल। तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये du ओवर dx आ जाएगा, तो इसका 3 आ जाएगा, इसका 4 dy ओवर dx आ जाएगा। तो dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड कर लें, dy ओवर dx किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx आ जाएगा du ओवर dx माइनस 3, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 1 ओवर 4 के साथ, बल्कि इसको इस तरीके से लिखते हैं, ये आ जाएगा, इस साइड पे चला जाएगा, ये 3 माइनस du ओवर dx, तो ये इसको मल्टीप्लाई 1/4, ये आएगा। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करते, सिंपल, मेन इक्वेशन में dy ओवर dx की वैल्यू ये पुट करते, 1 ओवर 4 3 माइनस du ओवर dx, और दूसरी साइड पे वैल्यू क्या थी, ये u माइनस 2 हो जाएगा, और नीचे u माइनस 3 हो जाएगा, ये u माइनस 2 है, नीचे u माइनस 3 है। अब ये इक्वेशन आपके पास सिंपल आ गई है, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें आपको कोई मसले वाली बात हो। ये 3 ओवर 4 बन जाता है, माइनस ये 1 ओवर 4 है, du ओवर dx है, इज इक्वल टू u माइनस 2 है, u माइनस 3 है। अब ये इक्वेशन है सिंपल, इसको सेपरेट कर लें, सेपरेबल बना लें, और इसको मैं अगर सेपरेट इसको सिंपलीफाई अगर करूं और इसको सिंपलीफाई करके लिखूं, तो हमारे पास जो इसकी इक्वेशन बनती है वो बन जाती है मैं बुक से देख के ले रखा हूँ, dx प्लस u माइनस 3 ओवर u प्लस 1 du इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगी। इसमें वेरिएबल को सेपरेट करके आगे सिंपल उसको सॉल्व कर ले, ये मैं नहीं करवा रहा, इसको सिंपल सॉल्व कर ले, एंड पे u की जगह पुट कर दे जो आपने सब्स्टिट्यूशन की है 3x माइनस 4y, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बेसिक थीम ये है कि आप इन सब को रिकॉग्नाइज करके, सबसे बड़ी एबिलिटी रिकॉग्नाइज करने की है, फिर उस मेथड को अंडरस्टैंड करने की है, मेथड की को आपको 100% समझ हो कैसे ये एग्जीक्यूट होता है। फिर तीसरे नंबर पे ये है कि सॉल्व करते हुए कहीं इंटीग्रेशन का मसला ना आ जाए। मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे ना इंटीग्रेशन एक दफ़ा नहीं आ रही थी पेपर में, मेरे उस क्वेश्चन में मुझे 8 नंबर मिले हुए हैं, इंटीग्रेशन नहीं, मैंने जेनेरिक सॉल्व कर दिया था आगे, लेकिन आपने इंटीग्रेशन प्रॉपरली करनी है नंबर पूरे लेने के लिए। तो ये इसकी, अब आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। आपने करना ये है कि चौधरी नवाज़िश अली की बुक है, अभी वसीम भाई ग्रुप में शेयर भी कर देते हैं, इसका चैप्टर 2 आपको करना है, तो उसके आपने, हमने एग्जाम्पल्स टॉपिक वाइज चल रही हैं, आपने उसके एक्सरसाइज के प्रॉब्लम आगे काफ़ी चीज़ें दी होंगी, कुछ एग्जाम्पल उन्होंने सॉल्व और भी की होंगी, आगे जाके ना चैप्टर आपको PDF में शेयर कर देते हैं, वो आपने सॉल्व करनी है। उसके बाद उसके एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करें। ये इट्स अप टू यू कि आप कितने करते हैं। बेहतर है कि हर टॉपिक की 3 4 तो ज़रूर ही सॉल्व कर लेना, ताकि आपको आइडिया हो, डीपली देखें अच्छा किस किस तरह की इंटीग्रेशन आ रही है, ये वो, तो ये तरीके से सॉल्व करें। बाकी जो मेरे नोट्स हैं वो आपको अभी मैं सेंड कर देता हूँ ग्रुप में, और जो उसकी इंटीग्रेशन के नोट्स हैं वो भी आपको मैं सेंड कर देता हूँ। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? सर हमें प्रैक्टिस करनी क्या क्या है, मतलब क्योंकि हमारा तो नया, तो समझ नहीं लगेगी ना क्या करना है। एक तो एग्जांपल्स आपने करवा ली, ये वाली रिपीट में करनी है। प्रैक्टिस बता रहा हूँ ना कि आपने ये जो बुक का चैप्टर अभी आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा ग्रुप में, बुक का चैप्टर नंबर 2 है, इसमें हर टॉपिक के साथ जो एग्जांपल है वो तो मैं करवा रहा हूँ। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर अगर आप देखेंगे तो जब ये सारे टॉपिक डिस्कस हो चुके होंगे ना, 7-8 जो सारी टेक्निक्स हैं, जब ये सारी डिस्कस हो जाएंगी ना बुक में, तो बुक के एंड पे फिर आ जाता है सॉल्व्ड प्रॉब्लम, पेज नंबर 53 नोट कर लें, सॉल्व्ड प्रॉब्लम। फिर वो सेपरेबल की 4 प्रॉब्लम्स दे रहा है, उसको सॉल्व किया है,
फिर आगे रिड्यूसेबल की 4 दे रहा है, होमोजीनियस की दे रहा है। मतलब पहले तो टॉपिक डिफाइन करता है और साथ साथ उसकी एक एक प्रॉब्लम करवाता है। जब सारे 8 की 8 मेथड करवा लेता है, फिर पहले से शुरू होकर उसकी 4 एग्जाम्पल करवा रहा है। आपने वो एग्जाम्पल सॉल्व करे, वो तो उसके तो सोल्यूशन भी साथ ही गिवन है ना। जब ये सारी खत्म कर लेता है ना हर एक टॉपिक वाइज दोबारा, फिर एंड पे आता है पेज नंबर 74, इधर एक्सरसाइज है। अब दोबारा एक टॉपिक लिखता है सेपरेबल और उसके नीचे उसने 20 सवाल लिखे हुए हैं, इसका सोल्यूशन नहीं दिया हुआ। फिर रिड्यूसेबल है, उसके 4 सवाल है, होमोजीनियस के भी कोई 12-14 सवाल है। इनमें से आप एग्जाम्पल जो उसने इकट्ठी करके लिखी हुई हैं, और ये इनमें से आप पिक करके चीज़ों को आज सारा सॉल्व ना भी करें तो उसको फार्मूलेट कर लें कि इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको कैसे, पहले 5-7 स्टेप पार्ट कर लें। समझ आई आपको? इंटीग्रेशन देख, हाँ इस तरीके से ये है। बुक आपको अभी शेयर कर दी जाती है। कोई और सवाल है आपका? सर ये तो प्रॉब्लम से बंदा प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसे कोई स्पेसिफिक जो इम्पोर्टेंट हो वो काइंडली फिर आप नोट करवा लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, एक बात आपने हमेशा ध्यान में रखनी है, जो स्टैटिस्टिक्स है ना, स्टैटिस्टिक्स उसका जो पेपर है वो एज इट इज बुक से आता है 100% एग्जैक्ट, सीधा सीधा उठा के। अप्लाइड मैथ में जो क्योंकि गोरी की बुक के आपने चैप्टर करने हैं वो एज इट इज बुक्स में से आएंगे सवाल। डिफरेंशियल इक्वेशन और न्यूमेरिकल मेथड ये एज इट इज बुक से, कभी किसी बुक से उठा देता है, कभी किसी से उठा देता है। तो इस तरह से मैं आपको ये 3-4 प्रॉब्लम अप्लाइड मैथ में बताने मुश्किल है, स्टैट में बताए जा सकते हैं कि ये प्रॉब्लम कर ले, इसमें सारे कॉन्सेप्ट इस तरह से यूज हो रहे हैं। स्टूडेंट्स इसमें तो इंटीग्रेशन डिफरेंट हो रही है ना, तो इसलिए ये स्पेसिफाई करना ये उस तरह से इसका रीजनेबल सोल्यूशन नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। जी सर तो ओके। बस इसमें ये है कि जो हार्ड इसके मतलब लेवल जो है जो आपके क्वेश्चन करवाए हैं उससे ज़्यादा वो हार्ड क्वेश्चन आते हैं क्या एग्जाम में? नहीं, इधर आपको मल्टीपल क्वेश्चन करने का एजेंडा ये है कि मल्टीपल इंटीग्रेशन से आपका वास्ता हो जाए बस। ओके सर। तो वैसे तो आप 2 सवाल भी कर लें, मेथड सही तसल्ली से समझ आ जाएगा तो पेपर में रिकॉग्नाइज करके आप कर लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। तो लेकिन इसमें ये कह रहे हैं कि प्रैक्टिस कुछ कर लेंगे, तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप इनको ना फार्मूलेट करके जितने ज्यादा कर सकें इस बुक में से आपको आइडिया हो जाएगा, अच्छा इस तरह से आए तो ये इंटीग्रेशन भी सॉल्व करनी पड़ सकती है। समझ रहे हैं? अगर किसी इंटीग्रेशन पे समझ नहीं आती उसकी पिक्चर लेके ग्रुप में उसी वक्त पोस्ट करें, कोई बच्चा बताए यार इसको कैसे सॉल्व करना है। समझ आई? ओके सर। ग्रुप को एक्टिव करें। मेन एजेंडा ये है कि आपको ना मल्टीपल वेज पता चल जाए। स्टैट में ऐसे नहीं है, स्टैट में तो जो लिखा हुआ है वही आना है ना। इसमें क्वेश्चन उठा के आगे पीछे से भी दे सकता है, लेकिन मेथड वही होता है, मेथड में तो फर्क नहीं है। लेकिन इंटीग्रेशन किसी वक्त ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जो फार्मूलेज आपको मैं सेंड कर रहा हूँ उससे बाहर नहीं होगी इंटीग्रेशन पेपर में। लेकिन आप अपने हाथों से जब गुजर के आएंगे ना इंटीग्रेशन को भी आइडेंटिफाई करना कि अच्छा इसकी ये करनी है, तो वो प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा। क्लियर? एनी क्वेश्चन? ओके सर। ऑल ओके? Yes, sir. जी सर। Okay, dear students. Allah Hafiz. Bye bye. See you in next class tomorrow. ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़।